नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम चर्चा करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बारे में। उस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी कुछ टिप्पणियां दी हैं। मामले की सुनवाई आगे 14 जुलाई को अगली तारीख पर उसकी फिर से सुनवाई होगी। लेकिन ये जिस तरह की टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की थी और उसने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को राम भरोसे कहा था और राज्य सरकार को शायद ये बात खल गई। राज्य सरकार को इस टिप्पणी पर आपत्ति थी और राज्य सरकार इसी हफ्ते सोमवार को ये हाईकोर्ट का फैसला था और उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को थोड़ी राहत इसमें मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, उसके बाद इस पूरे मामले में जिस तरह से एक तो न्यायिक सक्रियता हमें दिखाई देती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले को एक तरह से जनहित याचिका के तौर पर लिया था, एक तरह से स्वतः संज्ञान के तौर पर इस मामले को लिया था। तो एक तरह से जो अदालत ने अपनी उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति जो जिम्मेदारी समझी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन एक तरह से था। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पूरे मामले को लेकर कुछ टिप्पणियां की हैं और उसमें हाई कोर्ट पर भी एक तरह से टिप्पणी की है कि वो जो ऐसे मामलों की सुनवाई से बचें जिनका अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जिनका हो सकता है, क्योंकि ऐसे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट खुद कर रहा है। तो इस तरह की एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आई। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट की जो टिप्पणी थी, हाईकोर्ट का जो निर्देश था, उस पर किस तरह की आपत्ति थी, क्यों आपत्ति थी और क्यों उसको सुप्रीम कोर्ट जाना उसको इस पूरे मामले में उसने जरूरी समझा। मेरे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और सीनियर एडवोकेट, हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट IB सिंह साहब। सबसे पहले शरद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ऐसी हाईकोर्ट के फैसले से ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर ही सुप्रीम कोर्ट जाकर एक तरह से अपने लिए उसने राहत पा ली है। आप इसको सरकार की इतनी जल्दबाजी को आप क्या मानते हैं? देखिए गोविंद, अभी पिछले काफी समय से जो देखने में आ रहा है कि जिस मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार को लगता है कि हाई कोर्ट ने उनकी किरकिरी कर दी है, तो वो तत्काल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां अपनी दलील दे करके उन्हें राहत भी मिल जाती है। और ये जो है जिस तरीके का ये तो इसमें तो फिर भी थोड़ा समय लगा है। आपको याद होगा कि पिछले महीने जब लॉकडाउन का आदेश दिया था हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि 5 जिलों में लॉकडाउन करने के लिए, जिस कोरोना के को मद्देनजर रखते हुए, तो दूसरे ही दिन उन्होंने स्टे करा लिया था। तो इसमें तो फिर भी 4-5 दिन लगे हैं। और इस मामले में जो है वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत मुस्तैद रहते हैं कि अगर कोई भी उन्हें आदेश हाईकोर्ट का अखरता है, किसी भी कारण से हो, चाहे किसी लीगल कारण से या सिर्फ बस अच्छा नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि हम उनके कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह उठ गया है, वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है और बर्दाश्त नहीं। और ये उनके जो काम करने वाले लोग हैं, ये उनकी काबिलियत कही जाए या जो बड़े बड़े वकील हायर करती है उत्तर प्रदेश सरकार, उनकी काबिलियत कही जाए कि वो जैसा चाहते हैं वैसा वो हासिल कर लेते हैं। तो ये जो है इस मामले में भी मुझे नहीं लगता कि कोई आसमान टूट रहा था इसको लेकर के, कि अगर कह दिया हाई कोर्ट ने कि, हालांकि बड़ा अनयूजुअल है, इस तरह के IB सिंह साहब इस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे कि इस तरह की बात कहना भी जो है किसी भी कोर्ट के लिए कि राम भरोसे है, जरा ऑर्डर में इस तरह की बात कह देना तो बड़ा अनयूजुअल है। और लेकिन अगर कह भी दिया था
और फिर उन्होंने बाकी जो जिस तरह चरमराई हुई व्यवस्था है, सबको मालूम है कि स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बढ़िया है उत्तर प्रदेश में, और लोग जिस तरह से लाशें नदियों में बही हैं और लोग जिस तरह से मरे हैं, मौतें जिस तरह से हुई हैं ऑक्सीजन के अभाव में, दवाई के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, तो ये तो सबको जग जाहिर है। तो ऐसी टिप्पणी कर देना, कोई ऐसा आसमान नहीं टूट गया था कि फौरन सुप्रीम कोर्ट जाइए और इसको जो है नहीं नहीं ये तो हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। तो ऐसे ही लगता है मुझे कि इसमें प्रतिष्ठा ज्यादा है बजाय जमीनी हकीकत के। इस वजह से गए और उन्हें रिलीफ बिल मिल गया, स्टे हो गया, वो ऑर्डर स्टे कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो उसके जितने बाकी और इम्प्लीकेशन थे, सिर्फ राम भरोसे की बात नहीं थी, जो और भी उसके थे, उन्होंने उसमें इस तरह के आदेश दिए थे कि भाई हर गांव में आईसीयू की व्यवस्था की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक बड़ी अहम बात कही कि भाई ऐसे आदेश मत पारित करिए जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते हैं, और इनका राष्ट्रीय इम्प्लीकेशन होगा, क्योंकि अगर ये मान लेते हैं ये, तो फिर और दूसरी जगह भी लोग ये डिमांड करेंगे। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि गांव-गांव में आईसीयूज बन जाएं। लेकिन हाँ, उसमें उसको देखते हुए ये जरूर सोचना चाहिए था कि भाई हम तो गांव को छोड़िए, शहर की बात कर रहे हैं, वहीं आईसीयूज बन जाए, चलने लगे और वेंटिलेटर्स काम करें। ये सब अव्यवस्था तो बहुत ज्यादा है। इस जो मामला है, जो राम भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो टिप्पणी है, उस पर तो जहाँ तक हमारी जानकारी है सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का कोई निर्देश नहीं दिया है। लेकिन जो 2-3 और सवाल हाई कोर्ट ने उठाए थे, जैसे कि हर गांव में, जिसका आपने भी जिक्र किया कि जैसे कि हर गांव में 2 आईसीयू सुविधाओं वाली एम्बुलेंस हों, और उसके साथ हर कस्बे में कम से कम 20 ऐसी आईसीयू वाली एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। हर नर्सिंग होम में कम से कम जो ऐसी बेड्स हों जिनमें ऑक्सीजन सपोर्ट हो। इस तरह की जो बात थी, उसको लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो दलील दी थी कि ये बहुत अव्यावहारिक बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 97,000 गांव हैं और 97,000 गांव में 1 महीने के अंदर ये व्यवस्था नहीं की जा सकती है। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी जो टिप्पणी की है इस फैसले के खिलाफ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ऐसे आदेश अदालत को नहीं देने चाहिए जिनको लागू करना असंभव हो। आईवी सिंह साहब, एक कानूनविद के तौर पर आप इस जो 2 फैसले हैं, इनको किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसको मैं 2 भाग में विभाजित करना चाहूंगा जी। पहला तो इसको तथ्यात्मक देखा जाए और दूसरा कानूनी पर। तथ्यात्मक ये है कि जब से ये कोविड का रोग आया है, ये जब से पेंडेमिक आया हुआ है, तब से उत्तर प्रदेश में यह पहली बार महसूस हुआ कि गांव में जो सीएचसी, पीएचसी, डॉक्टर, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कागजों पे है, सारा खाली पड़ा हुआ। ये तथ्यात्मक है। और जो झोला छाप डॉक्टर थे वही गांव वालों के लिए भगवान हो जाते हैं। वही उन्होंने थोड़े दिन अगर किसी को जिंदा रखा तो उन्होंने जिंदा रखा, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो तथ्यात्मक पहलू तो यही है कि गांव के आदमी के लिए हर चीज राम भरोसे ही था। अब दूसरी तरफ हम लोग देखें कि इसका कानूनी पहलू क्या है। देखिए, हमारे संविधान में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी 3 अंग महत्वपूर्ण अंग होते हैं। उद्देश्य यही था कि किसी एक के कार्य पद्धति में, किसी कार्य में कोई हस्तक्षेप न करे। लेकिन स्थिति ये पैदा हो गई है कि शुरू से ही कम से कम न्यायपालिका दूसरे अन्य क्षेत्र में हमेशा हस्तक्षेप कर जाती है। अब पार्लियामेंट या सरकार के पूरे कार्य पद्धति के खिलाफ कोई कमेंट देना एक बहुत बड़ा इशू होता है। जिस तरह से आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट में किसी जज के बिहेवियर के अगेंस्ट में डिस्कस नहीं किया जा सका जब तक उसके इम्पीचमेंट या उसका कोई इशू पार्लियामेंट के सामने ना हो। तो वो एक रिस्ट्रिक्शन है
और उस रिस्ट्रिक्शन को यूज करते हुए पार्लियामेंटेरियंस या लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी व्यक्ति जज के कंडक्ट और बिहेवियर के ऊपर या जज जुडिशरी एट ए लार्ज के ऊपर तुरंत कमेंट नहीं कर सकता है, या अगर करता भी है तो वहां उसको डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन हमारी न्यायपालिका हमेशा ओवर रीच करने की कोशिश कर रही है, हमेशा एग्जीक्यूटिव के भी मामले में भी टांग लड़ा देती है और लेजिस्लेटिव के भी मामले में टांग लड़ा देती है। न्याय करना उनका काम है। पहले न्यायपालिका देखे कि क्या न्यायपालिका राम भरोसे है या नहीं है, पहले उस पर कमेंट करें। बहुत बड़ी बात। आज की स्थिति, पिछले 2 साल की स्थिति यह है कि पिछले 2 साल में अब कोई सिविल डिस्प्यूट तो हो नहीं रहा है, कोई सिविल डिस्प्यूट नहीं हो रहा, न ठेकेदारी का मुकदमा है, न कॉन्ट्रैक्ट का, न सीलिंग का, न ये सारे बंद पड़े हैं। सिर्फ अगर केसेस हैं तो वो फंडामेंटल राइट्स से के इशू को इन्वॉल्व करते हुए केसेस हैं। जो लोग जेल में बंद हैं उन्हें छोड़ा जाए कि नहीं छोड़ा जाए, जो जेल में बंद किए जा रहे हैं उन्हें लिए किया जाए, उनको जेल भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए। कुछ फैसले बड़े अच्छे सुप्रीम कोर्ट ने भी लिए और हाई कोर्ट ने भी लिए। इस अनप्रेसिडेंटेड हैपनिंग्स को देखते हुए उन्होंने ये आदेश पारित कर दिया कि कुछ कैदियों को, ये क्लास ऑफ कैदियों को 6 महीने के लिए पैरोल पे छोड़ दिया जाए। ये तो कुछ फैसले हुए, लेकिन पूर्ण रूप से जो न्याय होना चाहिए वो न्याय लोगों को नहीं मिल रही। इस पैंडेमिक के सीजन में हजारों कैदी ऐसे हैं जो जेल में बंद हैं, पिछले 1.5 साल से अपने घर वालों की शक्ल नहीं देख पाए क्योंकि उनकी पेशी अब कोर्ट में होती नहीं है। तो जब वहां पर न कोई मिलने जा पाता है, न जेल के अंदर मिलने की अनुमति है, ऐसे मामले में कोर्ट ने क्या किया, पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो लगभग 10 लाख लोग लखनऊ से पार हुए और यहाँ के एनजीओज ने पानी, खाना, राशन सब दिया लोगों को। लोगों के पैर फट गए थे, दवाइयां दी, चप्पल दिए, जूते दिए। उनको घर पहुंचाने के लिए 100 मोटर नोटिस लेकर क्या हाईकोर्ट ने कोई आदेश किया? नहीं किया। तो पहले जुडिशरी अपनी देखिए, एक दूसरे के ज्यूरिसडिक्शन में इनक्रोच करना ठीक नहीं है, ये रोज रोज टिप्पणी कर देना ठीक नहीं, लेकिन उस टिप्पणी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएट एक्शन ले लेना कोई नई बात नहीं है। मुझे याद है कि 97-98 के जमाने में केस में मैं भी था जब कल्याण सिंह साहब की गवर्नमेंट को यहाँ डिसमिस किया गया था और स्टे लगा दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में उस समय के अटॉर्नी जनरल ने ओरल रिक्वेस्ट की थी और सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी ऑर्डर के स्टे कर दिया था ओरल रिक्वेस्ट के ऊपर। मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था कोर्ट के अंदर। तो कोई नई बात नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये जरूर है कि ऐसे मामलों में हाई कोर्ट्स को जो न्यायाधीश लोग हैं महोदय, इनको अपना क्षेत्राधिकार समझाना चाहिए। भाई पहले अपना घर संभालो फिर दूसरे घर में प्रवेश करना। तो दोनों बातें ठीक हैं कि गवर्नमेंट टोटल फेल कर गई। इस समय गवर्नमेंट टोटल फेल कर गई, तथ्यों को छुपाया जा रहा है, आज यहाँ का आम नागरिक त्राही कर रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो ऐसे में थोड़ा सोच समझ के टिप्पणी करना ठीक था, लेकिन पहले आप सारे तथ्य इकट्ठा कर लेते और पूरी सुनने के बाद आप फाइनल जजमेंट में कह देते कि साहब ठीक है, हमने सब फैक्ट इकट्ठा कर लिया और ये स्टेट गवर्नमेंट एकदम राम भरोसे छोड़ दी, तब तो समझ में आता है। लेकिन 2 दिन की सुनवाई में और आपने ऑर्डर कर दिया तो वो ठीक। बिल्कुल, जो आपने सवाल उठाया वो सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि अदालतों को भी, जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसको भी इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि वो भी वाकई राम भरोसे चल रही है इस कोरोना काल में या इसके पहले भी। हम सब जानते हैं जो अदालतों में केस हैं वो कितने कितने सालों तक लंबित रहते हैं, जजों की संख्या बहुत कम है, पर्याप्त नहीं है, इसकी वजह से या और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, प्रशासनिक दिक्कतें हैं जिनमें गवाहियाँ नहीं हो पाती और तमाम तरह की वजहें हैं जिनसे जो लोगों को न्याय जिसको तत्काल मिलना चाहिए
वो मिलने में बरसों लग जाते हैं और अनेक बार तो अनेक मामलों में तो ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति ने न्याय के लिए गुहार की होती है उसके जीते जी भी न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन शरद जी, मैं आपसे जिस चीज़ की तरफ आईवी सिंह साहब ने इशारा किया कि जो उत्तर प्रदेश में स्थिति है इस वक्त स्वास्थ्य को लेकर खास तौर पर, हालांकि राज्य सरकार लगातार दावे करती है, लगातार अपनी प्रशस्ति का एक तरह से ढिढोरा पीट रही है कि सब कुछ स्थितियां नियंत्रण में हैं और आंकड़े भी थोड़ा बहुत इस तरह उस सरकार के पक्ष को थोड़ा समर्थन करते दिख रहे हैं कि जो नए मामले हैं कोविड के, उनकी संख्या काफ़ी कम होती जा रही है। लखनऊ में ही आज 200 के आसपास कुछ मामले हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मौत का आंकड़ा है वो अभी भी कम नहीं हो रहा है। उसमें जितनी संख्या में, जितना जो नए कोविड पॉजिटिव होने की संख्या में जितना बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, मौतों की संख्या में उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखाई दे रही है। तो राज्य सरकार, ये ठीक है, राज्य सरकार को वहाँ से थोड़ी राहत मिल गई, कुछ थोड़े अव्यावहारिक किस्म के जो आदेश थे उनसे फिलहाल राहत मिल गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार को इस फैसले से कुछ सबक लेने चाहिए जो राहत मिली है? क्योंकि अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के जो फैसला है उसको आदेश न भी माने तो सलाह के तौर पर उसको जरूर स्वीकार करे। तो क्या आपको लगता है इस सलाह को गंभीरता से राज्य सरकार को अब मानना चाहिए? इसमें एक जो ईगो है उसको किनारे रखकर राज्य की जरूरतों को, राज्य की जनता की जरूरतों को और स्वास्थ्य का जो जिस तरह का ढांचा है उसकी जो हकीकत है उसको स्वीकार करना चाहिए? गोविंद, ये जो आपने बात कही है, दो बातें हैं। एक तो ये कि क्या, जहाँ तक ये सरकार को जो राहत मिली है, ये सरकार को राहत मिली है, कोर्ट की राहत की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कोविड से जो राहत मिली है ये तो ऊपर वाले की देन है कि केसेस कम होने लगे, और ये लॉकडाउन का भी असर है कि केसेस कम हो रहे हैं। लेकिन एक तीसरा और फैक्टर है जिसको कि ज्यादा, जिसके बारे में सरकारी चर्चा नहीं होती सरकारी सर्कल्स में, वो है टेस्ट। आजकल आप देखिए, अब सरकार ने वो दावे करना बंद कर दिए हैं कि इतने सारे टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट बहुत कम कर दिए गए हैं। जब आप टेस्ट कम करिएगा तो नंबर तो कम हो ही जाएंगे नए केसेस के। और खासतौर से जब ग्रामीण क्षेत्र में फैल रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो क्या व्यवस्था है ये तो सामने आप देख ही रहे हैं। तो ये मानना कि इसकी वजह से सरकार जो है अपने वो शान से कहे कि देखिए हमने क्या कर दिया, तो ये तो जरा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है, और जो हकीकत जानते हुए भी। क्योंकि अच्छा, जहां तक बाकी आंकड़ों का भी सवाल है, जो आज की फिगर है मौतों की, 232 बता रहे हैं प्रदेश भर में। हम लोग देखते रहे हैं पिछले एक महीने में जिस तरीके से मौतों के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, और जिस कदर छुपाया जा रहा है, इतनी मतलब ये माना नहीं जाता, ये लोग जो आंखों देखा जिनके पास काउंट है उससे साफ जाहिर कि कितनी कोविड की शव कितने जले किसी शमशान भूमि में, और कितने दफनाए गए, और सरकारी आंकड़े कितने बता रहे हैं, उनमें 10 गुना 20 गुना तक का फर्क है। तो इससे आज की डेट में भी पहली चीज तो विश्वास करना कि जो ये सरकार कह रही है कि बहुत कम हो गए हैं, ठीक है, विजिबिलिटी देखने में कम लग रहे हैं, अस्पताल में लोग कम जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये वाली जो बात आपने दूसरी बात कही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार को क्या इससे, जो जिस तरह को हाईकोर्ट ने एक चीज बड़ा अच्छा किया है कि हाईकोर्ट ने कह दिया कि आप इसको आदेश ना भी माने, सलाह मान लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सलाह मान लें। तो सलाह मानते हुए तो ये सरकार को ऐसी व्यवस्था, सरकार को तो अपने दिल में तो मालूम ही है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। उन्हें मालूम है कि अव्यवस्था है, पीएचसी सीएचसी बहुत सी ऐसी हैं जहाँ ताले लगे हुए हैं, बहुत सी जगह डॉक्टर नहीं है, कहीं पे सामान नहीं है, कहीं पे बिजली भी नहीं है। ये तो दूर की बात है ऑक्सीजन होना, और ये और सरकार के सामने आ चुका है, आप कितना भी छुपाएं। जी जी जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार को सलाह देनी पड़ रही है कि तुम अपनी ड्यूटी करो।
तुम अपना कर्तव्य का निर्वहन करो। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये बात सही है। हमारा कंट्री 75 साल करीब होने को आ रहे हैं आजादी के, आज भी हम स्वास्थ्य की व्यवस्था अपने नागरिकों को नहीं कर पा रहे। आपने बिल्डिंग बना दिए हैं, CSC बना दिया, PSC बना दिया, डॉक्टर पेश कर दिया। तो ये आप सच्चाई ये है कि जब इस टॉप पर जब कोविड चल रही थी, कोरोना का रोग चल रहा था, उस समय गवर्नमेंट टोटल फेल हो गई। एकदम ऐसा लग रहा था कि हर आदमी हाथ पर हाथ रख के अब बैठ गया, कुछ नहीं कर सकता। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, देखिए सरकार की असली मुसीबत जब होती है जब उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, और क्रेडिबिलिटी जब खत्म होती है जब आप तथ्यों को छुपाने की कोशिश करते हैं। तथ्यों को अगर सामने रख करके चलें तो जनता को विश्वास रहता है कि सरकार तथ्य को छुपा नहीं रही। आज भी स्थिति यह है कि अगर एक घर में 2 कोरोना टेस्ट होता है तो अगर पॉजिटिव है तो उसकी रिपोर्ट उसको नहीं दी जाती, नेगेटिव है तो उसको दे दी जाती। तो अब लोगों को अगर कम हो भी रहा है, कम तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कितना कम हो रहा है इस पर अब जनता को विश्वास नहीं रह गया। अगर सरकार कहती है तो जनता ये मान लेती है कि झूठ बोलता है। दूसरी बात ये है कि ये सब बड़ा गंभीर विषय है कि ये जो लाशें फेंकी, देखिए किसी आदमी ने भी अपने बेटे की लाश, अपने बाप की लाश बेटे ने नहीं फेंकी। किसी भी म्युनिसिपल एरिया में अगर कोई लावारिस लाश डाल दी जाती है तो म्युनिसिपल एरिया का ड्यूटी होती है कि उसको ले जाकर उसको डिस्पोजल करें। अब हुआ क्या है कि डिस्पोजल करने के लिए हर लाश के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, और यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी और पुलिस वालों ने जब देखा कि उनके क्षेत्र में 16 आदमी 17 आदमी की अनडिस्पोज बॉडी पड़ी है, तो उन लोगों ने ज्यादातर ले जाकर के नदी पे फेंका, उन लोगों ने फेंका। या अस्पताल ने जब नहीं दिया, आपको याद होगा कि जब कोरोना एकदम पीक पर था तो डेड बॉडी नहीं दी जा रही, कहते थे हम जाकर, तो वो डेड बॉडीज तो नहीं दी गई, वो डेड बॉडीज नहीं दी गई, उनके आंकड़े कहाँ हैं? ये वो डेड बॉडीज हैं जो नदियों में आपको मिल रही, निकाल करके फेंक दिए गए वहां पर। तो इन सबको जांच करनी चाहिए सरकार को, और अगर नहीं जांच कर पा रही है अभी तो घोषणा करना चाहिए कि हम इसकी जांच करेंगे, और उन अधिकारियों को जिनको आजकल कोरोना वो बना रखी है, वॉरियर्स बना रखे, इन वॉरियर्स के खिलाफ जांच होनी चाहिए। हाँ ठीक है, कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी के वो डॉक्टर नर्स जो कोरोना पेशेंट्स के रूम में नहीं जाते थे, बाहर से ही चले जाते थे, दवा नहीं दी, जिनकी न जाने की वजह से सैकड़ों हजारों कोरोना के पेशेंट मर गए, इन सब की जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये बात ऐसी नहीं है कि कोरोना आई और खत्म हो गई, ये बात खत्म हो गई, ये एक घटना हो गई, और इस घटना की जांच होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जिस आदमी ने गलती की है उसको सजा। निश्चित तौर पर इससे सबक लिया जाना चाहिए। लेकिन शरद जी, मैं फिर अपने उसी सवाल पर आना चाहता हूँ। इस पूरे जो कोरोना एपिडेमिक है, महामारी है, इससे सबक तो बिल्कुल लेने की जरूरत है, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। लेकिन जो मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूँ, जो फैसला हाईकोर्ट का था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की, तो क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार अब गंभीरता से इस हाईकोर्ट की टिप्पणी को सलाह मानकर उस दिशा में जमीनी काम करना शुरू करेगी? मुझे उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सरकार का जो रवैया रहा है गोविंद, देखिए इस पूरे महामारी के दौरान, खासतौर से सेकेंड वेव में, सरकार का रवैया जो रहा है वो डिनायल मोड में चले जाने का रहा है। तो जब आप विश्वास ही नहीं, आपको सबको मालूम है कि किस तरह मुख्यमंत्री ने कह दिया, जब लोग ऑक्सीजन के लिए त्राही मची हुई थी, लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए सांस नहीं ले पा रहे थे और मर गए थे। तो जब ये माइंड सेट हो तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ सुधार हो जाएगा? इसको सब मानेंगे, इसको तो प्रतिष्ठा का प्रश्न मान लिया कि कैसे हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ ये कर दिया, कह दिया। जब आपका ये, जब वो जो IB सिंह साहब ने कहा कि पहले आप एक्सेप्ट करिए कि ये कमी है, जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो सोल्यूशन तो तभी निकल सकता है ना जब आप माने कि ये कमी है।
अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि नहीं साहब सब बहुत बढ़िया राम राज्य आ गया है, तो फिर तो नहीं सुधार होगा। आप देख लीजिए कि बजट कितना बजट है हेल्थ का, दो चीजें, हेल्थ और एजुकेशन, दो का दुर्भाग्यवश इस देश और सारे प्रदेशों में सबसे लास्ट प्रायोरिटी पर रहता है बजट। और कभी कभी तो ऐसा और लगता उसका है भी बड़ा हिस्सा वेतन में चला जाता है। उसमें ऐसा लगता है कि इस देश के नेता जो हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, सबको लगता है कि अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल पूछेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो और सवाल पूछेंगे। तो बड़ी बड़ी ये गंदी बात है, लेकिन ऐसी लगती ही मानसिकता कि ऐसे ही रहने दो, चलने दो, लोग बीमार रहेंगे तो अपनी परेशानी से उलझते रहेंगे, पढ़ लिख जाएंगे, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो बेचारे सोचेंगे यही मंजूर है, किस्मत में यही लिखा था। देखिए, बिल्कुल। भविष्य के लिए कोरोना अभी आया है, कोई नहीं जानता है कि दोबारा फिर कोई इसी तरह से पेंडेमिक आ जाएगा आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद। तो आपको इससे सबक लेने के लिए सारे आंकड़े इकट्ठे करके गांव-गांव में पता लगाइए कितने लोगों की डेथ हुई, कैसे डेथ हुई, उसके आप उपाय बनाइए, उसके लिए इंतजाम करिए कि अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश 5 साल 10 साल बाद फिर इस तरह की घटना होती है तो हम सबक लेकर के पिछले उससे सीखें। लेकिन आप तथ्यों को अगर छिपा करके और कहेंगे कि साहब कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक था, हर आदमी को, वो तो प्रभु राम की कृपा थी, सब चले गए, तो ऐसे नहीं। बिल्कुल। जिस तरह से हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इससे सबक लेने की ज़रूरत है, इसको आप निर्देश न माने, इसको सलाह माने। और सलाह आपने जब शुरू में आईवी सिंह साहब जिक्र किया था तो आपने हाई कोर्ट के बारे में भी एक आपने बात कही थी कि हाई कोर्ट को भी फैसला लेने से पहले, इस तरह का फैसला लेने से पहले सारे तथ्यों की पहले जानकारी कर लेनी चाहिए थी और तब किसी तरह की टिप्पणी करनी चाहिए थी। हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं, इनके बीच में किसी तरह का जो मतलब इस तरह के मुद्दों पर किस विषय पर हाई कोर्ट को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्टों को ऐसे मामले नहीं सुनने चाहिए जिनके अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हों, हाई कोर्ट उसको सुन रहा है। तो क्या हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें ऐसी कोई व्यवस्था की गई है कि सुप्रीम कोर्ट और जो नीचे की अदालतें, हाई कोर्ट और दूसरी अदालतें, उनके बीच में व्यवस्था को लेकर क्या कोई किसी तरह का संवाद, कोई वर्कशॉप या इस तरह के दिशा निर्देशों की कोई व्यवस्था है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट को, इन दोनों के आपस में ही जजमेंट्स में इतनी इनकंसिस्टेंसी होती है जिसकी वजह से हर चीज एकदम अस्थिर हो गया है। कोई चीज, कोई भी इशू फाइनली डिसाइड होता ही नहीं। आज ये होता है, दूसरे दिन वो होता है, इस कोर्ट का मत ये है, दूसरी कोर्ट का मत ये। हाई कोर्ट की ही बात कर रहे हैं, एक जज का मत एक है, दूसरे जज का मत है। इनको आपस में बैठ के सेमिनार करना चाहिए, अपना विचार विमर्श करना चाहिए, आप इंटरेक्शन करिए जिससे कि एक इनकॉन्सिस्टेंसी ना आए जजमेंट्स में। चलिए, बेल वोल की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में इनकॉन्सिस्टेंसी क्यों होती है? ऐसे मैटर्स में अब हाई कोर्ट की ड्यूटी है लॉ को इंटरप्रेट करना, लॉ को डिसाइड करना कि ये लीगल क्वेश्चन। हाँ, फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा सा बढ़ाया हाथ उन्होंने कि आर्टिकल 21 में एवरीबॉडी हैज राइट टू लिव एंड लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी, ये सब है, तो ठीक है, आप उसके लिए करिए, लेकिन हर मामले में कूद करके और आप अगर इस तरह से निर्णय देने लगेंगे, हमारा ये कहना कि जो पॉलिसी डिसीजंस है, देखिए, पार्लियामेंट से एक कानून बनता है या असेंबली से एक कानून बनता है, उस कानून का इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हो, लेकिन पॉलिसी गवर्नमेंट की, फॉर एग्जाम्पल कि हम ट्रांसफर के लिए ये पॉलिसी रखते हैं, हमारे एम्प्लॉइज हैं, इनकी ये पॉलिसी, तो पॉलिसी डिसीजंस में हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। कश्मीर में हम यहाँ आर्मी लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे,
ये गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजन है, समझे। कहीं भी बॉर्डर पे कहाँ पर फोर्स रखेंगे कहाँ नहीं रखेंगे, ये पॉलिसी डिसीजन है। अब उसमें भी कोर्ट घुस जाए, नहीं नहीं मेरा कहना है कि आप यहाँ लगाइए और यहाँ ना लगाइए, तो अब ऐसी हालत में क्या होगा। देखिए ये झगड़ा जो है जुडिशरी का और असेंबली का, पार्लियामेंट का 1964 में, आपको याद होगा केशव सिंह कंट्रोवर्सी केस। जी जी। तो 1964 में केशव सिंह कंट्रोवर्सी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के ही था जी, स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 1964। तो उसमें भी यही हुआ था। अरे आप कोर्ट का काम जो है वो अब आप स्पीकर के क्षेत्र में घुस करके, हालांकि बाद में समझ में आई कि राजा राम पाल के केस में 2007 में जब वो पार्लियामेंट में घूस वाला कांड हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि भाई हमारा जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, क्या पार्लियामेंट के अंदर अगर घूस ली जा रही है तो हम इंटरफियर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उसको उन्होंने डिसाइड किया। तो इस तरह से अपना क्षेत्राधिकार बांट लो, जुडिशरी का ये क्षेत्राधिकार है, लेजिस्लेटिव का ये है। अगर पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव इस बात पर ये तय कर चुकी हैं कि हम जजेस के कॉन्डक्ट के बारे में नहीं बोलेंगे, अगर छूट दे दी जाए तो इन जजेस की क्या रह जाएगी फिर। तो इसलिए बिल्कुल जो बात आपने कही, निश्चित तौर पर कोरोना का तो खैर एक बहाना है, लेकिन अदालतों को, न्याय व्यवस्था को भी अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करना चाहिए और कम से कम उनके बीच संवाद होना चाहिए और जो कार्यक्षेत्र है, कार्याधिकार कहाँ तक है, इसके बारे में भी चीज़ें साफ होनी चाहिए। और जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार को भी इस जो पूरा ये प्रकरण हुआ है, हाई कोर्ट का फैसला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थोड़ी सी राहत, तो कम से कम इसके बाद अब राज्य सरकार को भी उत्तर प्रदेश की जनता के हित में काम करने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। अपने अहंकार और अपने दंभ को एक किनारे रखकर राज्य के हित में काम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ हम आज इस चर्चा को विराम देते हैं। आपका IV सिंह साहब, आपका धन्यवाद। शरद जी, आपका धन्यवाद। और उत्तर की सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 31 मई तक जो कोविड का जो आंशिक लॉकडाउन राज्य में है उसको बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि राज्य सरकार के मुताबिक इससे चीज़ें बेहतर हो रही हैं, चीज़ों में कोविड के प्रसार में थोड़ा इससे रोकथाम हो रही है। तो ये एक मुझे लगता है राज्य की जनता के हित में फैसला है। राज्य सरकार आगे भी ऐसे फैसले करे, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। अपने दर्शकों से हम एक बार फिर उनका आह्वान करते हैं कि वो हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ अपनी टिप्पणियों से हमको जरूर अवगत कराएं, क्योंकि उनकी जो टिप्पणियां हैं, उनके जो सुझाव हैं, वो हमको आपकी बात को ज़्यादा बेहतर करने का मौका देती हैं, इसके लिए हमको तैयार करती हैं। आपकी बात के जरिए और द फ्री प्रेस के जरिए हम स्वतंत्र पत्रकारिता को, निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं। उसमें दर्शकों का सहयोग बहुत जरूरी है। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।